नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में हिस्टोरिकल फैक्ट्स दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स को देखने जा रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, कब कौन सा आर्टिकल्स और क्या कानून बना, इसको आप लगातार अगर समझना देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ नियम, कुछ कानून आपको कहीं न कहीं अ, आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता ना हो, तो इसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो चलिए, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर यानी एक लाइन की वस्तुनिष्ठ सवाल और जवाब यहाँ पर मिलेंगे। और दोस्तों, हमारा चैनल है ओमनीसेंट, जिसे आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके वीडियो को लाइक और शेयर करके इससे जुड़ सकते हैं। तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इस संविधान का मतलब कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? यानी कि भारत का नाम दिया गया भारत का संविधान, इसे लिखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, भारत का संविधान। ये अनुच्छेद 393 द्वारा यानी कि नामकरण भी हुआ है, उसके लिए भी एक आर्टिकल रखा गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम यानी जो संविधान है 395 अनुच्छेद है, उसमें जो है 393वां अनुच्छेद जो है भारत का संविधान जो एक नाम है, उसको आर्टिकल 393 में रखा गया है। अगला प्रश्न है तो भारत के संविधान और इसमें किए गए प्रत्येक संशोधनों का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। भारत के संविधान और इसमें किए गए प्रत्येक संशोधनों का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, ये है 394 क में, यानी कि संविधान एक्चुअल में जो लिखा गया वो इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा गया, तो एक अनुच्छेद बनाया गया आर्टिकल 394 क, इसमें यह उल्लेख किया गया, यह प्रावधान किया गया कि भारत के संविधान और इसमें किए गए प्रत्येक संशोधन जो भी अमेंडमेंट्स होंगे उसका हिंदी में अनुवाद किया जाएगा, और ये हो रही है। इस बात का उल्लेख जो है आर्टिकल्स 394 क में है। नेक्स्ट, संविधान के कुल कितने अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 के पूर्व ही लागू हो गए थे? यानी कि कानून तो जाहिर सी बात है, संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, इसीलिए जो है हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि उस दिन अपनाया गया, संविधान को अपनाया गया। लेकिन कुछ अनुच्छेद जो थे वो पूर्व में ही लागू हो गए थे। किसको लागू करने के लिए? तो संविधान को लागू करने के लिए। तो ये अनुच्छेद जो है, कुल 15 ऐसे अनुच्छेद थे जो कि संविधान जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, उसके पहले से ही जो एक्टिव थे। आर्टिकल 15, ठीक है, जो आर्टिकल 15 नहीं, कुल जो टोटल 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जो कि लागू थे। जैसे ये था अनुच्छेद 5, 6, 7, क्रम में देखिए 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। उसके बाद 60, 324, 366, 367, 379। अब इंग्लिश में देखिए इसको कैसे बोलेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379 यानी 379, 380 यानी 380, 388, 388, 391, 391, 392 यानी 392 और 393 जो कि नाम था, है ना, नाम था। तो ये था, और इस संविधान के प्रवर्तन से इन अनुच्छेदों को लागू किए जाने की व्यवस्था अनुच्छेद 394 के अंतर्गत की गई। अब ये संविधान के संविधान के प्रवर्तन से इन अनुच्छेदों को लागू किए जाने की व्यवस्था जो अनुच्छेद 394 में की, यानी 394 ये कहता है कि 15 ऐसे अनुच्छेद होंगे जो कि लागू होंगे 26 जनवरी 1925, यानी कि संविधान के लागू होने से पहले ही ये एक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे। तो संविधान के संशोधन संबंधी संसद में
लाया गया ऐसा विधेयक जो कि अनुच्छेद यानी कि 54, 54, 55, 55, 73, 73 से 162 यानी 162, 241 यानी कि 241 में या संविधान के भाग 5 का 4 और भाग 6 का 5, ठीक है, ये यानी कि भाग 5 के अंदर चौथा और भाग 6 के अंदर पांचवा, दूसरे भाग 11 के अंदर पहला में या 7वीं अनुसूची में अथवा संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित हो तो ऐसे संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष लाए जाने से पहले संघ के आधे राज्यों के विधानमंडलों की अनुमति आवश्यक है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल जो है 368, जी हाँ 368, जो कि संविधान का ही बात करता है, संविधान संशोधन की बात करता है। 368 के 2 में रखी गई है। अब देखिए बात को समझिए कि संविधान संशोधन 368 में है अनुच्छेद, तो इससे संबंधित संसद में लाया गया ऐसा विधेयक जो कि कुछ मान लीजिए कुछ ऐसे विधेयक को संसद में लाया जाता है जो कि अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 और 241 में कुछ हो, अगर इसमें या संविधान के भाग 5 में 5 के 4 में, संविधान के भाग 6 के 5 में और संविधान के भाग जो कि 22 भाग है, ठीक है, 22 भाग में से ये 3 भाग की बात हो रही है और भाग 11 के 1 में या आर्टिकल्स जो है 12 अनुसूची है तो उसमें से अगर 7वीं अनुसूची में अथवा संसद के राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित हो या संसद के जो राज्य से संबंधित प्रतिनिधित्व हो उस संबंधित हो तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के पास लाए जाने से पहले जो है संघ के आधे राज्य, जो संघ होता है यानी कि हमारा देश होता है उसके आधा, यानी कि जो मान लीजिए कि अगर 28 स्टेट है तो उसमें से कम 14 स्टेट, जी हाँ 14 राज्यों के विधान मंडलों की अनुमति आवश्यक है। यानी कि बहुत ही मूल्य ये इसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। एक तरह से यही बात है, आर्टिकल 368 2 यही कहता है। आगे चलिए, अगला है दोस्तों, कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन के किन्हीं कार्यवाहियों के सही वितरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में कर, सिविल या दंडिक कार्यवाही का तब तक भागी नहीं होगा जब तक यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि प्रकाशन द्वेषपूर्वक किया गया है। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 361 क में है। लेकिन यह व्यवस्था सदन के किसी गुप्त बैठक की कार्यवाहियों के विवरण के प्रकाशन की अनुमति नहीं देता। फिर से बात को समझिए, आर्टिकल 361 का क्या कहता है कि कोई व्यक्ति संसद हो या राज्य का विधानमंडल हो, है ना, कि किसी सदन के किन्हीं कार्यवाहियों के सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में सही विवरण है और किसी समाचार पत्र के या न्यूज़पेपर के में प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में कर, सिविल या दंडिक कार्यवाही का तब तक भागी नहीं होगा जब तक कि यह सिद्ध नहीं कर दिया जाता कि प्रकाशन विद्वेषपूर्वक किया गया है। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में? 361 क में। अगले स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, संघ का कर्तव्य होगा कि संघ यानी कि केंद्र का कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करे। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, ये सेंटर कहते हैं ना, सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार जो होती है, उसको इस बात का मतलब कि इस बात की गारंटी देना होता है राज्यों को कि बाह्य आक्रमण हो रहा हो या आंतरिक अशांति फैल रही हो तो ऐसे स्थिति में राज्य की सुरक्षा करना है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये देखिए आर्टिकल जो है इसका अनुच्छेद, ये जो है आर्टिकल 355 में, 355 में। नेक्स्ट जो है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स में है? किसका? मंत्रिमंडल शब्द। जी हाँ, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल है इसके लिए? तो आर्टिकल 352 है, यानी 352। नेक्स्ट है, दो राज्यों अथवा संघ और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषा ही होगी, लेकिन अगर दोनों राज्य यह समझौता कर ले कि उनकी राजभाषा हिंदी होगी तो वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस बात की अनुमति देता है? तो आर्टिकल 346 यानी कि 346। देखिए फिर से समझें कि दो राज्य अथवा केंद्र सरकार और राज्य के बीच अगर मतलब ये कि पत्राचार की भाषा, अगर मतलब बात कहते हैं ना कि लेटर्स आदान प्रदान की अगर भाषा संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत भाषा ही होगी, यानी अगर संघ से अगर अब संघ से यानी केंद्र सरकार के पास चिट्ठी भेज रहे हैं तो इसके लिए जो प्राधिकृत भाषा ही होगी शासकीय प्रयोजनों के लिए, यानी कि जो सेंट्रल केंद्र सरकार चाहता है तो वही होगी, जो अक्सर है कि इंग्लिश में ही करता है वो। लेकिन अगर दोनों राज्यों में यह समझौता कर ले लेकिन अगर दोनों राज्य यह समझौता कर ले कि उनकी राजभाषा हिंदी होगी तो वे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर दो राज्य में अगर पत्राचार करना हो और दोनों ये तय कर लें कि भाई आप हिंदी में भेजिए, मैं भी हिंदी में भेजूंगा, तो फिर वही होगा। तो ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुमति देता है इस बात की? तो आर्टिकल 346 यानी 346 पत्राचार की पत्राचार की भाषा के बारे में है। नेक्स्ट जो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सूची के कुछ विषयों में भी संसद को संवर्ती सूची के समान ही विधि बनाने का अधिकार देता है? संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जो राज्य सूची के कुछ विषयों में, राज्य का सूची विषय है लेकिन संसद को संवर्ती सूची के समान, संवर्ती सूची में तो प्रधानता तो केंद्र सरकार की ही रहती है, तो ऐसे में है कि राज्य के कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें संसद संवर्ती सूची के समान ही विधि बनाने का अधिकार देता है। ये आर्टिकल 369 है, यानी 369 का है आर्टिकल, ये बात देता है, गारंटी देती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरिक होगी। ठीक है, ये कहा गया है संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरिक होगी। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो आर्टिकल 343 एक के तहत की गई, यानी आर्टिकल्स अनुच्छेद आर्टिकल 343 के 1 के तहत कही गई है। नेक्स्ट देखिए, ये है दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण और उनकी स्थिति में सुधार के लिए आयोग नियुक्त करेगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है? तो आर्टिकल 340 का 1 है। इस प्रकार अनुच्छेद 340(3) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति इस आयोग का प्रतिवेदन संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा। देखिए फिर से समझिए इस बात को कि राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, ठीक है, राष्ट्रपति जो है भारत के अंदर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं का अन्वेषण, यानी मतलब कह सकते रिसर्च कराएं या पता लगवाएं और उनकी स्थिति में सुधार के लिए एक आयोग जो है नियुक्त करेगा। संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है आयोग गठन कमीशन के लिए? 340(1). इस प्रकार अनुच्छेद 340(3) के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति इस आयोग का प्रतिवेदन रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा और ये जांच करवाकर जो है अनुच्छेद 340(3) राष्ट्रपति को यह मतलब कि अधिकार देता है कि रिपोर्ट जो है संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएगा। ठीक है, अगले चलते हैं और अगला ये देखिए
अगला है दोस्तों कि अनुसूचित जातियों, ठीक है, ये है एससी की बात कर रहे हैं, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, एससी एसटी के लिए एक आयोग होगा, एक कमीशन होगा, है भी, जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के नाम से जाना जाएगा। वाकई में ऐसे ही नेशनल एससी एंड एसटी कमीशन। इस आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 338 एक है, कह सकते इंग्लिश में आर्टिकल 338 का एक। नेक्स्ट है ये एससी एसटी, नेशनल एससी एसटी कमीशन के बारे में ये बात करता है। ये नेक्स्ट है जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि लोकसभा, ठीक है, और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, ठीक है। तो यह अनुच्छेद 326 कहता है कि माइनर से नहीं बल्कि जो अडल्ट होंगे उनके वोट के आधार पर होगा। नेक्स्ट है संसद विधि द्वारा, संसद जो है कानून द्वारा संघ या किसी राज्य क्षेत्र के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी निगम के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों की भर्ती के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना होगा। यह व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 323 का एक के तहत, यानी कि लोक सेवाओं और पदों की भर्ती के लिए जो है प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का ये संसद को जो है विधि बनाएगा अनुच्छेद 323 का एक के तहत, ठीक है। नेक्स्ट, संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी वृंद को या उनके संबंध के संदेह कोई वेतन भत्ते पेंशन किसी निधि से किया जाता है, और ये है दोस्तों भारत के राज्य की संचित निधि से, अनुच्छेद 322। यानी संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के जो खर्च होता है, यानी यूपीएससी या पीसीएस के जो खर्च होते हैं जिनके अंतर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचारी को या उनके संबंध में जो संदेह कोई जैसे वेतन मिलता, भत्ता मिलता, पेंशन मिलता किसी निधि से किया जाता है, तो पेंशन किस निधि से किया जाता है? तो ये है भारत राज्य के संचित निधि से किया जाता है, जो आर्टिकल्स 322 के तहत है। नेक्स्ट है संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक यानी यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग यानी कि पीसीएस, जैसे कि यूपीपीएस, पीसीएस है ना, एमपीपीसीएस कह सकते हैं, बीपीएससी, इस तरह से जो है तो यह आयोग जो होगा एक आयोग होगा, और यह व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अगर भी कमीशन है, पीसीएस है या यूपीएससी है, तो अनुच्छेद 315 एक के अनुच्छेद में इसका व्यवहार, यानी कि संवैधानिक ये है संस्था। वही संविधान के अनुच्छेद 320 एक के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद 320 एक के अंतर्गत संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए आयोग परीक्षाओं का संचालन करते हैं। यानी कि जो अगर परीक्षा का जो संघ यूपीएससी हो या पीसीएस हो, तो सेवाओं में नियुक्तियों की जो नियुक्ति निकलती है उसके लिए आयोग परीक्षाओं का संचालन करते हैं, वो आर्टिकल 320 का एक है। नेक्स्ट देखिए, यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3, ठीक है, 2/3 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित करे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद निधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। यह व्यवस्था संविधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 312 के एक में।
तो दोस्तों ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरिकल फैक्ट्स। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में यानी कि व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता प्रदान की, यानी कहीं भी हम लोग अपना व्यापार कर सकते हैं और मतलब वाणिज्य वाला काम कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल जो है 301 के तहत ये स्वतंत्रता है मिला हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 301 के तहत। दोस्तों इस वीडियो में ही तक। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप हमारे वीडियो को लगातार देखते रहिए और चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है, घंटी भी दबाइए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।